एक विधानसभा क्षेत्र है वहां 96.4% वोट पड़ा है, मालदा में शायद एक असेंबली है जहां 60% मुसलमान है, तो वहां ममता के लोग वोट ही नहीं डाल पाए। 100 में 97 लोग वोट डाल गए, ममता के नहीं आए। तो फिर तो राम भजो, पर वोट डाल के भी क्या करोगे, घर ही में रह लिए, वही अच्छा मुफ्ती साहब नहीं, क्या को मेहनत करते। अगर इस 93% में ममता के लोग वोट नहीं डाल पाए तो वोट डाल के भी क्या करोगे यार। अगर आपके हिसाब से ये 93% वोट अनुभव चक का है, भाजपा का है, क्योंकि ऐसा तो कोई गलत फहमी में है नहीं कि कांग्रेस या लेफ्ट का है वोट, या तो ममता जी का या भाजपा का। मुफ्ती साहब जी देखिए, आपने भी कहा कि सीआरपीएफ ने वोट नहीं डालने दिया, ममता जी भी कह रही हैं वोट नहीं डालने दिया। नहीं, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए सर। देखिए, बंगाल में सीधा मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी है, ना वहाँ कम्युनिस्ट है ना वहाँ कांग्रेस है। देखिए, सियानी घोष जब नाथ पढ़ रही थी तो पहले बंगाल में तनकीद किया था कि मुसलमानों का मुद्दा मक्का मदीना ये मुद्दा नहीं है, मुसलमानों का मुद्दा ये मक्का हमारे दिल में है, मदीना हमारे दिल में पवित्र है, मगर आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है वो बताइए। जहां तक बात है, कह रहे थे कि ममता के भतीजे ने क्या किया, अमित शाह कह रहे थे कि उल्टा लटका देंगे। सुरेंद्र अधिकारी पर 25 केस है। भाजपा के अंदर बंगाल में जितने गुंडे हैं उतने भारत में कई गुंडे नहीं है। एक अमित शाह की बोली है कि हम उल्टा लटका देंगे। सुरेंद्र अधिकारी पर 25 केस है, वो बोले कि मुसलमानों के हमें वोट की जरूरत नहीं है। पूरे बंगाल के अंदर मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दे करके टारगेट करके बीजेपी जो है एक पोलराइज कर रही थी, फिर भी इलेक्शन पोलराइज नहीं हुआ। 1500 रुपया जो महिलाओं को जा रहा था, और चाहे हिंदू की महिला मुसलमान की महिला है, भाजपा कितना भी मुफ्ती साहब मेरा मासूम सवाल था, मुफ्ती साहब मेरा मासूम सवाल था, पर उसका जवाब दे दो। अगर 93% में भी टीएमसी का वोटर नहीं आया तो वोटर आके क्या करेगा? मैं तो सरल हिंदी सवाल। बिल्कुल, मगर ये बात सच्चाई है, ईमानदारी है कि सीआरपीएफ ने मुसलमानों को वोट न डालने नहीं दिया, अक्सरियत को नहीं। अरे गजब कर रहे हैं ना मुफ्ती साहब, यहाँ रोकूंगा मैं नहीं रोकूंगा। 93% में मुसलमान नहीं आया बंगाल में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता महाराज। देखो माफ करिएगा, मैं आपका एहतराम करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है जहां 60% मुसलमान है, 96% वोट पड़ रहा है, और आप कह रहे मुसलमान वोट नहीं डाल पाया? यार 100 में 200 वोट डालोगे क्या मुफ्ती साहब? नहीं, इच्छा तो ऐसी लग रही। नहीं सुनिए, 50% ही मुसलमान वोट डाल पाया। मुसलमानों को जितना वोट डालना चाहिए उतना वोट नहीं डाल पाए, ये सच्चाई है। और SIR के जरिए बंगाल पर बीजेपी कब्जा करना चाह रही। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो अपोजिशन को इलेक्शन बाइकाट कर देना चाहिए, फिर अपोजिशन के लिए कोई भारत में रोल नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी 400 सीटें जीतेंगी, जिसके साथ इलेक्शन कमीशन हो। इलेक्शन कमीशन और भाजपा के अंदर दोस्ती है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा के दफ्तर में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होना चाहिए। मुफ्ती साहब अभी रुकना होगा। कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, नाम नहीं लूंगा। मुफ्ती साहब जो बात करें उससे थोड़ी वैसे मिजाज की बात उन्होंने कही। उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता है, हमारे जिंदा रहते टाइप का, कि ममता हार जाए टाइप की उन्होंने भी बातें कही। फिर बार प्रश्न हुआ कि नहीं मान लो ऐसा हो गया, तो उनका अगर ऐसा हो गया तो लिख लीजिए 2029 में 350 से ज्यादा सीट लेके नरेंद्र मोदी जीत कर आएंगे। ये बात कांग्रेस वाले भी कह चुके हैं। तो ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो। भाई बंगाल भाजपा जीत जाए तो ये भी तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा। और बड़ा पेड़ हिलता है मुफ्ती साहब, आप जानते हो, राज भाई भी जानते हैं, तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो अब हिलती हुई धरती कौन रोक सका? 84 में नहीं रोक पाए, 10,000 आदमी मारा गया ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो धरती को हिलने दीजिए। ये गाना था ना, यूपी हिलेला बिहार हिलेला, क्या? तो अब की बंगाल हिलेला। भाई यूपी बिहारी बार बार हिलेला, बंगाल नहीं हिलेला। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर तुमने भाजपा की मदद की, भाजपा को वोट दिया, तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। और ये वो लोग हैं मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि धर्म आधारित राजनीति करती है बीजेपी। ये कौन सी राजनीति हो रही है? अल्लाह को बीच में ला रहे हो, अल्लाह की कसम दिला रहे हो कि नरक की आग में जलना पड़ेगा। ये सिखा रहे हैं, और सेकुलर भी बने रहेंगे। ऐसा ना करो महाराज। है काफिर कौन है, किसके लिए करें ममता जी? शर्म की बात है। सार्वजनिक मंच से माइक पर ऐसी बात बोल रही काफिर। ये बात तो औरंगजेब बोला करता था। हमने औरंगजेब तो नहीं चुना था बंगाल के लिए, मुफ्ती साहब आप भी जानते हो। हमने एक भद्र बंगाली परिवार की बच्ची को चुना था। इस मानसिकता में चलेगी ममता जी उम्र के इस बुढ़ापे में? काफिर। मुझे तो लगा कि आयतुल्लाह खमैनी है, ये खमैनी आ गए यहां बोलने, इनके अंदर प्रवेश कर गए।
लोग कह रहे हैं कि जब तक बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ है तब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। अब एक ही सूरत हो सकती है कि 30% मुसलमान की सॉलिडरिटी को एक ही तरह से आप काउंटर करके जीत सकते हैं, जो मेरी बुद्धि कहती है, जब आप 70% मुसलमानों को वैसा ही कंसोलिडेशन में ले आए जैसे इस वहां मुसलमान है कंसोलिडेशन में। मुफ्ती साहब मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे क्या? अगर 100 मुसलमान है तो 100 का मतलब 100 टीएमसी का वोट है, फिर ना वो इधर है ना उधर है। क्या बीजेपी ने ऐसा हिंदुओं के बीच में वहां कर लिया? क्योंकि वो किए बिना ब्रह्मा उतर आए, बीजेपी जीत नहीं सकती जब तक हिंदू कंसोलिडेशन मुस्लिम कंसोलिडेशन जैसा नहीं हुआ होगा। पहले उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा जाता था कि बिना मुसलमानों को साथ लिए सरकार नहीं बन सकती, ये जान लो। क्या कल्याण सिंह ने सरकार बनाई, 222 विधायक जीत के आए, 222, क्या? और पूरी रंगबाजी से सरकार बनी। और कल्याण सिंह ने एक बार मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, ये 222 के विधायकों वाली उसमें एक भी मुस्लिम वोट शामिल नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल वोट। मुफ्ती साहब, उत्तर प्रदेश में जब ऐसी हिंदू एकता हुई जैसी मुस्लिम एकता होती रही हमेशा से, तो पासा ही पलट गया। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर बंगाल में वैसी हिंदू एकता हो गई जैसी उस वक्त उत्तर प्रदेश में हुई थी, या जैसी एकता मुर्शिदाबाद और मालदा और दिनाजपुर और 24 उत्तर परगना और 24 दक्षिण परगना में होती है मुस्लिम बहुल इलाकों में, कि बच्चा बच्चा ममता जी के काम का, तो अगर वैसी हो गई उसी तरह की प्रचंड एकता, तो दुनिया की कोई शक्ति भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में शासन करने से नहीं रोक सकती। मुफ्ती साहब, कोई ताकत नहीं। क्या भाई, आखिर में तो 70-30 का ही खेल है, सारी कहानी एक तरफ 70-30 का ही खेल है। पूरे बंगाल में तो मालदा है नहीं। अगर हिंदू एकता हो गई तो बंगाल के सारे राजनीतिक पंडित का कथन व्यर्थ हो जाएगा और नए सिरे से बंगाल की राजनीति की कुंजी लिखनी पड़ेगी। कुंजी जानते हैं, जिसमें 8वें में लड़के नकल करने के लिए ले जाते थे, 8वें 10वें के इम्तिहान में, राजभाई जानते होंगे बरेली कुंजी। तो कुंजी दोबारा लिखनी पड़ेगी बंगाल को डिकोड करने के लिए। और मैं तो भाई थोड़ा विचित्र आदमी हूं, इस बात में हृदय से राज भाई भी मेरा समर्थन करेंगे, यहां ना भी करें, और मुफ्ती साहब भी, क्योंकि नपना बराबर रहेगा। अगर इस देश में कट्टर मुस्लिम ध्रुवीकरण हो सकता है मुफ्ती साहब, तो कट्टर हिंदू ध्रुवीकरण खराब कैसे? बोले बकरा अच्छा है, बकरी खराब है, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? जो हाड़ मांस बकरे का सो बकरी का। बोले बकरी नहीं खाने देंगे, जिबह कर देंगे, बकरा खाओ। क्यों भाई? बोले मुस्लिम पोलराइजेशन सेकुलर, हिंदू पोलराइजेशन कम्युनल। कल्याण सिंह भारत की राजनीति में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस फर्जी डॉक्ट्रिन को, इस फर्जी अवधारणा को, दर्शन शास्त्र को ध्वस्तीभूत करके गंगा में गहरे गाड़ दिया था। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। फुरपुरा शरीफ, चरारे शरीफ, गरारे शरीफ सब फतवा देंगे क्या? और बोले फलाने स्वामी फतवा नहीं दे सकते। बोले कम्युनल है, स्वामी का क्या मतलब है? लालू यादव, लालू यादव। बाबा का क्या मतलब है? घंटी बजाओ मंदिर में। और फुरपुरा शरीफ के इमाम का क्या मतलब है? बोले इमाम साहब आपको हमारी कसम अंदर आई है। क्या बताइए, किसको मंत्री बनाए किसको नहीं? अच्छा, इमाम साहब मंत्री तय करेंगे। और मुफ्ती साहब तो हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत चीजों को जानते हैं। एक मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हमारे जामा मस्जिद वाले वो भी हमारे परिचित हैं। अब क्या करें, सभी परिचित हैं, लेकिन फिर सब परिचितों को छोड़ दे तो बहस काहे की करेंगे? फिर भजन करेंगे क्या? तो उन्होंने मुलायम सिंह से कहा कि भाई देखो नेताजी, मेरी तबीयत भुरभुरी हो रही है। तो बोले क्यों, क्या चाहते हो? बोले लड़का है, इसको बिटिया दी है, दमाद दिया, इसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बना दो। उन्हें अब बना दिया। क्या इमाम के कहे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, वो सेकुलरिज्म है? और शाकुंभरी पीठ के महंत के कहने से किसी को नगर पालिका में नौकरी लग जाए तो दैया रे दैया, हाय 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 हाय। रामभद्राचार्य ने क्या कह दिया था? सतीश महाना गए थे मिलने, प्रणाम करने, क्या कह दिया था? कोई ये कह दिया था कि 50-50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो इसकी? नहीं ना, एक लड़का था, उनका शिष्य का बेटा था। बोले भैया महाना जी इसकी नौकरी लगा दो। सारे सेकुलर आ गए, बोले बाबा लोग नौकरी लगवाएंगे। हम ही बहुतों को बोलते हैं कि भाई नौकरी लगवा दो राज भाई किसी को, बरेली में इसको, गरीब आदमी। कोई गुनाह है क्या मुफ्ती साहब? इमाम का दमाद कैबिनेट मंत्री हो गया, ये इस देश का सेकुलरिज्म है। और संत स्वामी साधु रामभद्राचार्य महाराज
किसी की गरीब के बच्चे को कह दें कि इसे भाई सतीश महाना, इसे लड़के कहीं 10-20 हज़ार की नौकरी में लगा दो। उन्हें ये तो नहीं कहा था इसको गवर्नर बना दो। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, मुफ्ती साहब, मेरे भी दिमाग में अल्लाह भेज देता है ये सब चीजें, ये कहीं लिखी थोड़ी मिलती नहीं। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए तो वो जामा मस्जिद गए इज्जत अफरोज करने इमाम साहब की, बड़े जो अभी इमाम है इनके अब्बा बुजुर्ग थे तब, क्या तो हाँ, तो वो और ये जियाउर रहमान अंसारी के बाबा शफीकुर रहमान बर्की, दो ही लोग हिंदुस्तान में ऐसे थे जो कहते थे हमारे अंदर भारत का खून नहीं है, हम डायरेक्ट बाबर वाले हैं, पाइपलाइन उधर से आई थी खून की सप्लाई। तो खैर, तो एक लड़का था वहाँ मुफ्ती साहब जो उनकी सेवा करता था, नाम मत पूछिएगा, आप जान जाएंगे क्या। उन्होंने मालूम क्या कहा मुलायम बीपी सिंह से कि भाई विश्वनाथ प्रताप तुम तो वजीर आजम हो गए हो। अरे उनने कहा हुजूर बस आपकी करम है, आपकी दया है टाइप का जो भी कहा। वो भी वैसी टोपी लगाते थे जिसी वो कश्मीरी लगाते हैं, क्योंकि वो भी अपने ढंग के आदमी थे बीपी सिंह जी। कभी उनका किस्सा सुनाऊंगा पूरा। वो भी कुछ के अरविंद केजरीवाल टाइप के व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि आप आदेश करो, हुक्म करो जी। बोले इस लड़के को कुछ करा दो, यही जामा मस्जिद में हमारी सेवा टहल में जिंदगी खराब हो जाएगी इसकी। तो उन्होंने राजदूत बना दिया। क्या मछली की दुकान भी दिला देते, मटन की तो भी उसका खर्चा अच्छा चल जाता। क्या उन्होंने आपको मेरी कसम राजदूत बना दे रहे हैं क्या। बाद में वो राज्यसभा भी गया। मुफ्ती साहब आप जानते हैं ना उनका नाम। अब क्या कहें और किसको कहें। राम भद्राचार्य किसी की चपरासी की नौकरी के लिए सिफारिश कर दे तो आप राम भद्राचार्य को फांसी देना चाहते हैं, और जामा मस्जिद के इमाम की कोर्निश करते हैं आधी कमर झुका के। मोदी चले जाए काशी तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी, लूज मोशन हो जाएंगे, फिर वो किसी दवा से टाइट नहीं होंगे मोशन। क्या और वीपी सिंह हर मस्जिद हर सीढ़ी पर ऐसे ऐसे करते ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हो देखो ये सेकुलरिज्म आया जामा मस्जिद, ऐसे चलाएंगे देश। ये फुरफुरा शरीफ का था, क्या मसला था, कौन है फुरफुरा, क्या है फुरफुरा। मैं एक ही बात जानता हूं, भाजपा और टीएमसी कुछ नहीं जानता। चुनाव भाजपा टीएमसी का है भी नहीं, नई बात कह रहा हूं अनुभव चक जी। क्या राज भाई आप भी समझ लीजिए, अरविंद जी, चुनाव भाजपा और टीएमसी का नहीं है। चुनाव मालूम किसका है। बंगाल ये तय करेगा कि मुस्लिम पोल सॉलिडरिटी, मुसलमानों की चुनावी एकता का जवाब हिंदू चुनावी एकता से दिया जा रहा है क्या। ये देश का टर्निंग पॉइंट होगा। सीएम की कुर्सी छोटी है, दादा बैठे चाहे दीदी बैठे। अगर ऐसा हो गया, मुफ्ती साहब मेरी बात पर गौर करिएगा और आज एक दिन इसी बात पर दीजिएगा, सोचिएगा, क्या हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं बचेगा जो इस जिद पर जीत लिया जाए कि इस्लाम के नाम पर वोट पड़ेगा। नहीं जीत पाएंगे, एक भी इलाका नहीं जीत पाएंगे, एक भी राज्य नहीं जीत पाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात। अगर हिंदू एकता वैसी ही हो गई, मैं बार बार मुस्लिम महत्वपूर्ण लोगों से निवेदन करता था, इस्लामिक एक राजनीति में इस्लामिक एकता को इतना कट्टर मत करिए। इसकी जिस दिन प्रतिक्रिया हुई तो 80-20 में तो फिर गणित ही साफ है। और कल्याण सिंह इसका प्रैक्टिकल करके आज से 40 साल पहले बता गए। 40 साल तो तब हो सकता था, तो अब भी हो सकता है। ये रंगबाजी नहीं चलेगी कि 87 सीट तो मेरी जेब में है, या उत्तर प्रदेश में सपा बोले 40 तो मेरी वैसे ही आएंगी जहां मुस्लिम है इतने। अब ना ना ना, क्या हिंदू पोलराइजेशन वैसे ही आकार ले रहा है बंगाल में जैसे दशकों तक मुस्लिम पोलराइजेशन रहा और उसने बंगाल की राजनीति को बंधक बना के रखा।